हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक जो हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं वो है आयोनाइजेशन ऑफ एनी ड्रग। आयोनाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग इसमें आज डिस्कस करेंगे। आज पीएच और pKa वैल्यू का क्या रिलेशन है वो हम लोग डिस्कशन आज यहाँ पर करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर हैंडरसन हेसलबर्ग रिएक्शन क्या है, इक्वेशन क्या है, उसका डिस्कशन होगा। और किसी भी ड्रग की pKa वैल्यू उस ड्रग के एब्जॉर्प्शन पर क्या इफ़ेक्ट डालती है, ये चार चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कशंस करने वाले हैं। तो चार क्वेश्चंस हो गए। व्हाट इज़ pKa वैल्यू, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन pH एंड pKa वैल्यू, व्हाट इज़ हैंडरसन इक्वेशन एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ pKa ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। pH, pKa और ये सारी ही डिस्कशंस और आयनाइजेशन डिस्कशंस करने से पहले हमको थोड़ा सा एसिड और बेस कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से हम एसिड बेस की डेफिनेशन यहाँ पर याद करें तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के डेफिनेशन के हिसाब से वो सब्सटेंसेस जो किसी भी सोल्यूशन के अंदर प्रोटॉन डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनर्स हैं, उनको हम एसिड्स के नाम से जानते हैं। और वो सब्सटेंसेस जो सोल्यूशन के अंदर प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं, उनको हम बेसिस के नाम से जानते हैं। तो एसिड्स वो हो गए जो प्रोटॉन डोनर्स हैं, बेसिस वो हो गए जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के अगर बीच में हम डिफरेंस करें तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा हो रहा है, यानी जो कि ज़्यादा प्रोटॉन दे रहे हैं, उनको हमने कहा है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के अंदर H+ का कम रख रहे हैं, यानी जो कम H+ आयन का कंसंट्रेशन वहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, उनको हमने कहा कि ये सोल्यूशन के अंदर वीक एसिड्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स ज़्यादा नंबर में H+ आयंस देते हैं, वीक एसिड्स कम नंबर में H+ आयंस देते हैं। H+ आयंस देने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आयोनाइज ज़्यादा हो जाते हैं और वीक एसिड्स का आयोनाइजेशन थोड़ा सा कम होता है। अब इसको हम एक इक्वेशन के साथ समझते हैं। इक्वेशन है, अगर हमने एक एसिड ले लिया और उस एसिड को लेकर के हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, उसको एक्वस मीडिया में डाल दिया, तो वो क्या होगा, अपने आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा। Ha एसिड है, उसको वाटर के अंदर डाला, वाटर के अंदर डालने के बाद वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो गया, H3O+ और A-। एक्चुअली ये H+ है जिसको हम H3O+ से डिनोट करते हैं और A-। अब ये रिएक्शन जो है डिसोसिएशन की, ये 100% कंप्लीट नहीं होती, ये एक इक्विलिब्रियम पर जा करके इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेती है, जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन इक्वल हो जाता है। तो ये एक इक्विलिब्रियम। अब हम यहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो जैसा आपको पता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेटर ऑफ रिएक्टेंट्स, ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पर के इक्विलिब्रिया जब निकालेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A- डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA, ये हो गया के इक्विलिब्रियम। एक्चुअली ये एसिड के डिसोसिएशन की वजह से हुआ था, इसलिए हमने के इक्विलिब्रिया को यहाँ पर कह दिया कि ये डिसोसिएशन ऑफ एसिड है या एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। इसको हमने कहा कि ये एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, या इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। अब हमने इसको जब डिनोट करना शुरू किया तो हमने के इक्विलिब्रिया के बजाय यहाँ पर के ए लिख दिया, यहाँ पर हमने के ए लिख दिया। तो ये आ गया हमारा के ए, के इक्विलिब्रिया जो यहाँ पर हो गया के ए। आप लोग नोटबुक और पेन साथ में रखिए और साथ में इसको लिखते चलिए, ठीक। तो अब इस रिएक्शन से हमने देखा कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, Ka कैसे निकलता है, यहाँ पर निकल आया Ka। अब हम देखेंगे कि pKa वैल्यू क्या होती है। दोबारा से फिर से ये रिएक्शन हम लिखते हैं, pKa वैल्यू क्या होती है और pKa को कैसे निकालेंगे। Ha+H2O। अच्छा, जब भी ये रिएक्शन हो रहा है और डिसोसिएशन हो रहा है और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है तो वहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो अगर डिसोसिएशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन ज़्यादा होगा, अगर डिसोसिएशन कम है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन कम होगा। तो यहाँ पर हम दोनों कंडीशंस देखते हैं। एक बार देखते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कम हो रही है, लेवल ऑफ डिसोसिएशन कम है, तो वहाँ पर जब Ka की वैल्यू निकालेंगे तो K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ प्लस A- डिवाइडेड बाई HA। अब यहाँ पर
जो ऊपर की वैल्यू है वो वैल्यू स्मॉलर है क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर कम है, और जो नीचे की वैल्यू है वो ज़्यादा है क्योंकि HA का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है। यानी KA की वैल्यू यहाँ पर लोअर साइड में चली गई, KA की वैल्यू लोअर साइड में गई। इसको हमने कहा कि ये वीक एसिड है। जहाँ पर KA की वैल्यू कम है वो वीक एसिड है, वहाँ पर डिसोसिएशन का लेवल कम है, वहाँ पर परसेंटेज आयोनाइजेशन कम है। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में HA प्लस H2O ये डिसोशिएट हुआ H3O प्लस प्लस A माइनस में। अब यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है, बैकवर्ड रिएक्शन कम है, यानी डिसोसिएशन का लेवल ज़्यादा है। फिर से हमने यहाँ पर KA की वैल्यू कैलकुलेट करी। अब यहाँ जब KA की वैल्यू कैलकुलेट करी तो जो ऊपर की वैल्यूज़ आ रही हैं उनका मान ज़्यादा होगा, जो नीचे की वैल्यूज़ आ रही हैं उनका मान कम हो जाएगा। तो यहाँ पर KA की वैल्यू जो है वो हायर साइड में चली जाएगी, KA की वैल्यू यहाँ पर हाई हो जाएगी। KA की वैल्यू हाई होने का मतलब ये एसिड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अब इन दोनों कंडीशन से हम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि अगर KA की वैल्यू ज़्यादा है, हायर द वैल्यू ऑफ KA, वो हो जाएगा स्ट्रॉन्गर एसिड। हमने कहा कि KA की वैल्यू कम है, लोअर द वैल्यू ऑफ KA, ये वीकर एसिड है। ठीक, KA की वैल्यू ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग एसिड, KA की वैल्यू कम है वीक एसिड। अब हम निकालते हैं pKa। अब pKa क्या है, इस KA की वैल्यू का अगर हम नेगेटिव लॉगरिथम ले लेते हैं ऑन द बेस 10, pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 Ka, इसी को हम कहते हैं कि ये हो गया pKa। अगर हम इसकी लॉग वैल्यू निकाल लें Ka की तो ये हो जाएगा pKa। अब जब नेगेटिव वैल्यू हम उसकी निकाल रहे हैं तो यहाँ पर अगर K की वैल्यू बढ़ेगी तो pKa की वैल्यू कम हो जाएगी। अब इससे हमारा एक और इन्फ्रेंस निकला कि pKa की वैल्यू ज़्यादा है, एसिड वीक हो जाएगा, pKa की वैल्यू कम है, एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हायर द वैल्यू ऑफ pKa, वीकर विल बी द एसिड, वीकर द वैल्यू ऑफ और लोअर द वैल्यू ऑफ pKa, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, लोअर द वैल्यू ऑफ pKa, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। तो ये हमको आज पता चला कि Ka क्या है और pKa क्या है। अब हम देखेंगे कि इस pKa का pH से क्या संबंध है, pH से इसका क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बिटवीन pKa एंड pH। फिर से एक बार हम यहाँ पर अपनी रिएक्शन लिखेंगे वापस, HA प्लस H2O ये डिसोशिएट हो गया H3O प्लस प्लस A माइनस में, H3O प्लस प्लस A माइनस में। अब यहाँ इस रिएक्शन में हम कंडीशन लगाते हैं। इस रिएक्शन में हम एक कंडीशन ये लगाते हैं कि मान लिया यहाँ पर HA का जो डिसोसिएशन हो रहा है वो 50% हो गया, यानी आधा एसिड जो था वो आयोनाइज हो गया, और आधा एसिड जब आयोनाइज हुआ तो एसिड के जो कंसंट्रेशन बचा, वो आधा कंसंट्रेशन बचा, उसको हम X से डिनोट कर देते हैं। 50% एसिड आयोनाइज हो गया और 50% जो बचा उसको हमने कहा कि ये एसिड इसके X मोल बच गए। तो अगर 50% आयनाइज हुआ तो वहाँ पर 50% ही बन जाएगा H3O प्लस और A माइनस। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू होगी X तो H3O प्लस की भी वैल्यू हो जाएगी X और A माइनस की भी वैल्यू हो जाएगी X। अब हम यहाँ पर फिर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं। तो K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन X, फिर कंसंट्रेशन ऑफ X डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ X। तो यहाँ X कट जाएगा तो K इज इक्वल टू X, और X की वैल्यू ये है H प्लस आयन के कंसंट्रेशन के बराबर। यानी हमने कहा कि जब 50% डिसोसिएशन होगा उस समय Ka इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब इसका हम अगर लॉग वैल्यू निकाल लें तो उसी को हमने कहा कि ये हो गया pKa। 50% पर pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 Ka इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और लॉग बेस 10 H प्लस आयन कंसंट्रेशन को ही तो हम pH कहते हैं। तो 50% जब भी कोई एसिड अपने सोल्यूशन के अंदर डिसोशिएट होगा उस समय pKa की वैल्यू हो जाएगी pH के बराबर। तो 50% डिसोसिएशन पर pKa इज इक्वल टू pH। यहाँ पर ये हमको वैल्यू मिल गई। 50% डिसोसिएशन पर pKa बराबर हो गया pH के। तो अच्छा, pKa वैल्यू जो है ये एक नियत तापमान पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती है। pH की जो वैल्यू है वो वेरिएबल है।
पीएच किसी भी सोल्यूशन का बढ़ सकता है, पीएच किसी भी सोल्यूशन का घट सकता है। एक ही एसिड को अगर हम ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे तो उसका पीएच कम हो जाएगा, अगर उसको हम कंसनट्रेट कर देंगे तो उसका पीएच बढ़ जाएगा, क्योंकि पीएच इज़ डायरेक्टली रिलेशन टू द कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयंस। pKa की वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी एसिड के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है जिसके अंदर बदलाव नहीं होता है। तो ये हमने देखा व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन pKa एंड pH। हैंडरसन साहब ने इसी रिलेशन को एक इक्वेशन के अंदर रिप्रेजेंट किया है। हैंडरसन साहब ने pKa और pH की वैल्यू को एक दूसरे के साथ कोरिलेट किया है। हैंडरसन हैकेलबैक रिएक्शन है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ HA एसिड्स, यानी कंसनट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ एसिड्स। अब इसका हमारे ड्रग की अवेलेबिलिटी पर, एब्जॉर्प्शन पर क्या असर होता है? तो पहले तो ये समझना चाहिए कि बहुत सारी हमारी जो ड्रग्स हैं वो ज़्यादातर या तो वीक एसिड्स हैं या तो वीक बेसिस है। अब यहाँ हमने 4 कंडीशंस लिए हैं, 1, 2, 3 और 4 कंडीशन। तो जो पहली कंडीशन है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन है स्टमक की, दूसरी कंडीशन है सेल मेम्ब्रेन है इंटेस्टाइन की, फिर स्टमक की सेल मेम्ब्रेन है और फिर इंटेस्टाइन की सेल मेम्ब्रेन है। ये 4 कंडीशंस इसलिए लिए कि एक बार हम इसमें एसिडिक ड्रग डालेंगे और एक बार हम इसमें बेसिक ड्रग डालेंगे और हम देखेंगे कि क्या एब्जॉर्प्शन पर असर आता है। तो सबसे पहला केस लेते हैं स्टमक की सेल मेम्ब्रेन और उसमें हम डालते हैं एसिडिक ड्रग। जब एसिडिक ड्रग हमने डाला HA तो वो डिसोशिएट हो गई A- में और H+ में, लेकिन यहाँ पर चूंकि पहले से ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, pH यहाँ पर 1.5 है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन विल बी वेरी लेस, यानी उसका डिसोशिएशन ज़्यादा नहीं होने पाएगा, वो अपने आयनिक फॉर्म में ज़्यादा नहीं आएगी और वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ज़्यादा रहेगी। जैसे कि हमको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है और इसमें से लाइपोफिलिक कंपाउंड जो है वो आसानी से एक्टिव डिफ्यूज़न से पास हो जाते हैं और जो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स हैं वो पास नहीं होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में ड्रग का आयनाइजेशन ज़्यादा नहीं होगा और ड्रग अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ज़्यादा रहेगी और वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब दूसरा केस देखते हैं, उसी ड्रग को उठा करके हम इंटेस्टाइन में जब देखते हैं, इंटेस्टाइन में जो हमने डाला तो वहाँ पर मीडिया बेसिक है 7.4 हो गया और वो ड्रग डिसोशिएट हो गई। बेसिक कंडीशंस में जाते ही एसिडिक ड्रग डिसोशिएट हो जाएगी, वो अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म की जो वैल्यू थी यहाँ पर वो अमाउंट कम रह गया और जो डिसोशिएशन का वैल्यू थी वो ज़्यादा हो गई, यानी आयनिक फॉर्म की वैल्यू वहाँ पर ज़्यादा हो गई। मॉलिक्यूलर फॉर्म कम है, लाइपोफिलिसिटी उसकी ज़्यादा है, लेकिन उसका वॉल्यूम कम है इसलिए वो कम एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पर आयनिक फॉर्म ज़्यादा है लेकिन उसकी लाइपोफिलिसिटी बहुत कम है, वो यहाँ से डिफ्यूज़ होकर के अंदर नहीं जाएगी। यानी अगर एसिडिक ड्रग है तो एसिडिक ड्रग स्टमक से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, इंटेस्टाइन से कम एब्जॉर्ब होगी। अब दूसरे केस में हम देखते हैं बेसिक ड्रग। बेसिक ड्रग को उठाया और हमने स्टमक के अंदर डाला। जब स्टमक में डाला तो स्टमक में इट वॉज वेरी हाईली एसिडिक एटमॉस्फेयर। एसिडिक होने की वजह से वो तुरंत ही अपने आयंस के अंदर डिसोशिएट हो गई। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म का कंसंट्रेशन कम है, आयनिक फॉर्म का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आयनिक फॉर्म का कंसंट्रेशन अधिक होने की वजह से उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, लाइपोफिलिसिटी कम है, तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो गया यहाँ पर। अब उसी ड्रग को उठा करके हम इंटेस्टाइन में रखते हैं। जब उस ड्रग को हमने इंटेस्टाइन के अंदर डाला तो इंटेस्टाइन में उसका जो लेवल ऑफ डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगा। लेवल ऑफ डिसोसिएशन कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है वो एल्कलाइन है, कॉमन आयन इफेक्ट होगा, पहले से ही एल्कली एटमॉस्फेयर है तो ये वहाँ पर डिसोशिएट नहीं होगी या पार्शियल डिसोसिएशन होगा। पार्शियल डिसोसिएशन होने की वजह से जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा और जो आयनिक फॉर्म है उसका कंसंट्रेशन कम रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्म का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से लाइपोफिलिसिटी उस ड्रग की वहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ज़्यादा अमाउंट में डिफ्यूज़ होकर के अंदर पहुँच जाएगी। ये एक पैसिव डिफ्यूज़न है। जब वो ज़्यादा अंदर पहुंच गई तो हमने वापस कंपैरिजन किया कि अगर बेसिक ड्रग है तो बेसिक ड्रग स्टमक से कम एब्जॉर्ब हो रही है, अगर बेसिक ड्रग है तो वो इंटेस्टाइन से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, अगर एसिडिक ड्रग है तो वो स्टमक से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, अगर एसिडिक ड्रग है तो वो इंटेस्टाइन से कम एब्जॉर्ब हो रही है। एसिडिक ड्रग का
जो डिसोसिएशन है वो स्टमक में कम है और इंटेस्टाइन में ज़्यादा है। बेसिक ड्रग का डिसोसिएशन स्टमक में ज़्यादा है, इंटेस्टाइन में। तो आज की बात का इन्फ्रेंस ये निकला कि एसिडिक ड्रग्स एब्जॉर्ब होंगी ज़्यादा स्टमक से और बेसिक ड्रग्स एब्जॉर्ब होंगी ज़्यादा इंटेस्टाइन से। तो ये तो था आज के लेक्चर में आयोनाइजेशन और आयोनाइजेशन का इम्पैक्ट, कि हमारे ड्रग की अवेलेबिलिटी पर, एब्जॉर्प्शन पर आयोनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी की फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए और वीडियोस आगे अलग अलग टॉपिक्स पर बनते रहेंगे, आप उसको देखते रहिए। आज के वीडियो के बारे में कोई भी सलाह, कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।